परफेक्ट स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपन लोग अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे। आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे उदाहरण में अफलन, यानी कि जो अपना बाग होता है उसके अंदर फलों का नहीं लगना क्या कहलाता है, अफलन। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा किसकी परिभाषा, अफलन की परिभाषा। अफलन इसे बोलते हैं अपन लोग अनफ्रूटफुलनेस। अपन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पढ़ा था अपन लोगों ने ऑर्चार्ड मैनेजमेंट। आपको याद होगा अपन लोगों ने बाग के रेखांकन की विधियाँ, ट्रेनिंग, प्रूनिंग और ये सब पढ़ ली थी। तो अपन लोगों ने एक बढ़िया बाग लगाने के लिए, बढ़िया उत्पादन के लिए बहुत सारी क्रियाएं अपन लोग पढ़ चुके हैं या फिर अपन लोग कर चुके हैं। अब हुआ क्या भाई, जब एक मैंने वृक्ष लगाया था, इसके ऊपर जब फ्रूटिंग का टाइम आया ना, तो इसके ऊपर फल नहीं लगे। क्या हुआ, फलों का न लगना क्या कहलाता है दोस्तों, फलों का न लगना अफलन कहलाता है या फिर अनफ्रूटफुलनेस कहलाता है। एक बाग में मैंने पेड़ लगाए थे, फल वृक्ष लगाए थे, उनके ऊपर फल नहीं आए, इससे क्या बोला अपन लोगों ने, अफलन। एक इसी के अंदर अपन लोग छोटी सी परिभाषा और देखते हैं दोस्तों, जिसे अपन लोग बोलते हैं अनुत्पादकता, यानी कि उदाहरण की अनुत्पादकता। तो देखिएगा दोस्तों, उदाहरण में अफलन या फिर अफलन की परिभाषा क्या होती है, फलों को नहीं लगना या फिर उदाहरण की अनुत्पादकता, अनप्रोडक्टिविटी। तो कोई एक बाग होगा दोस्तों, उसे अनुत्पादक कब कहेंगे, जब उस बाग के अंदर क्या नहीं लगेंगे, फलों का, या फिर अपन लोग लिख सकते हैं फलों का औसत से कम उत्पादन होना। औसत से कम उत्पादन होना क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है अपना अनुत्पादकता, यानी कि अपना ऑर्चार्ड जो है ना, वो क्या है, अनप्रोडक्टिव। या फिर अपन लोग बोल सकते हैं फलों का औसत से कम लगना तथा लागत की तुलना में कम आय या उत्पाद प्राप्त होना क्या कहलाता है दोस्तों, अनुत्पादकता। अफलन फलों का नहीं लगना, अनुत्पादकता। जितना मैंने इनपुट डाला था मेरे ऑर्चार्ड के अंदर, उतना इनपुट मुझे वापस नहीं मिला, या फिर अपन लोग बोल सकते उतना आउटपुट नहीं मिला अपने को, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, अनुत्पादकता। अपने पैसे ज़्यादा लग गए, अपने को प्रोडक्शन मिला कम। तो कोई भी बाग है दोस्तों, उसमें फलों का न लगने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अब अपन लोग देखते हैं उदाहरण में अफलन के कारण बोल दो या फिर कारक। क्या देखेंगे अपन लोग, उदाहरण में अफलन के कारण या फिर इसे बोल दो कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं फ्रूटिंग को। अगर मैं एक बाग लगा रहा हूँ, उसके अंदर फल नहीं लग रहे या फिर उत्पादन नहीं हो रहा, इसके पीछे कौन कौन कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला मुख्य कारण या फिर कारक आता है दोस्तों, आंतरिक कारण, या फिर अपन लोग लिख सकते हैं इसे आंतरिक कारक या फिर आंतरिक कारण। कुछ होते हैं अपने दोस्तों क्या, बाह्य कारक या फिर बाह्य कारण, और एक होता है दोस्तों अपने क्या, कायिकी कारक, और बहुत सारे होते हैं अपने अन्य कारक। अन्य कारक के अंदर अपन लोग सारी की सारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो आपको याद रखना है मुख्य रूप से इत्यादि ETC, ये जो कारक है ना दोस्तों आपके सामने, आंतरिक कारक, बाह्य कारक, कायिकी कारक और अन्य कारक, ये सारे के सारे किसके लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों, उदाहरण में अफलन के लिए। आंतरिक कारक किसे बोलेंगे, जैसे कि कोई एक ये फल वृक्ष है, इसके पेड़ के अंदर खुद की ही कोई ना कोई दिक्कत होगी या फिर खुद का ही कोई ना कोई ऐसा प्रभाव होगा जिस वजह से इसके ऊपर फल नहीं लग रहे। ठीक है दोस्तों, बाह्य कारक किसे बोलेंगे, ऐसा कारक जो अपने फल वृक्ष को बाहर से, कहां से, बाहर से प्रभावित करेगा। जैसे कि अगर मैं इस फल वृक्ष को सिंचाई नहीं दूं, तो ये बाह्य कारक हुआ ना, ये किसान प्रेरित कर रहा है, फल वृक्ष की गलती थोड़ी है इसके अंदर। तो अपन लोग अब ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों बाह्य कारक। उदाहरण में अफलन का सबसे पहला अपन लोग पढ़ेंगे क्या, बाह्य कारक या फिर बाह्य कारण। देखिए दोस्तों,
ऐसे कौन कौन से कारक या फिर ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो अपने एक पौधे पर अच्छे फलन को प्रभावित करते हैं? किसको दोस्तों? अच्छे फलन को प्रभावित करते हैं या फिर अच्छा फल उत्पादन होने से रोकते हैं। तो अपन लोग बात करते हैं, इसमें सबसे पहला कारक आता है दोस्तों सिंचाई की अनुपलब्धता। कौन सा आता है दोस्तों? सिंचाई की अनुपलब्धता या फिर असमान वितरण। अगर अपन लोग किसी भी बाग के अंदर किसी भी फल वृक्ष को अच्छी सिंचाई नहीं देंगे, अच्छी इरिगेशन नहीं देंगे, तो भाई सीधी सी बात है, फल नहीं लगेंगे। तो अपन लोग बोल सकते हैं ये क्या है अपना एक है उदाहरण में अफलन का क्या है दोस्तों? बाह्य कारक है। या फिर अपन लोग आगे देखें, अपन लोग देख सकते हैं दूसरा कारक होता है अपना कौन सा? पोषक तत्व का असंतुलन। पोषक तत्व का असंतुलन। अगर अपन लोग एक बाग के अंदर एक पेड़ को पर्टिकुलर अच्छे तरीके से अपन लोग उसे न्यूट्रिशन नहीं देंगे या फिर पोषक तत्व नहीं देंगे, उसे न्यूट्रिएंट नहीं देंगे, तो आप बताओ उसके अंदर फलन अच्छा होगा? नहीं होगा। मैं तो बोल रहा हूँ उसमें फलन होगा ही नहीं भाई, सीधी सी बात। अगर अपन लोगों ने अच्छी मात्रा में पोषक तत्व नहीं देंगे तो फलन कहाँ से होगा? तो दूसरा कारक क्या हो गया अपना? पोषक तत्वों में असंतुलन। तीसरा होता है प्रतिकूल मौसम की दशा। मौसम की दशा। अब देखिएगा दोस्तों, प्रतिकूल मौसम की दशा होती है वो फलन को किस तरह प्रभावित करती है। एक उदाहरण से समझना, जैसे कि मैंने लगाया था एक बाग और मैंने बढ़िया से मेरा पेड़ जो है अच्छा हो गया, उस पर फ्लावरिंग वगैरह अच्छी हो गई। इस समय क्या हो गई? प्रतिकूल मौसम दशाएं आ गई, जैसे कि लू की वजह से आपको पता है फल फूल होते हैं वो सारे के सारे झड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अफलन को बढ़ावा देगा। दूसरा क्या आ गई दोस्तों? आंधी आ गई। क्या आ गई? आंधी आ गई। या फिर क्या आ गया दोस्तों? तूफान आ गया। तो ये सारे के सारे प्रतिकूल मौसम की दशाएं अपने फलन को प्रभावित करेगी। तीसरा क्या हो गया दोस्तों? बाढ़ आ गई। चौथा अगर अपन लोग देखें, अतिवृष्टि हो गई। क्या हो गई दोस्तों? अतिवृष्टि, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, इस वजह से आपको पता है बहुत सारे रोग लग जाते हैं ओरचार्ड के अंदर, तो अतिवृष्टि भी प्रभावित करेगी। तीसरा कौन सा हो सकता है दोस्तों? अनावृष्टि। बारिश ही नहीं हुई, अगर पानी ही नहीं मिला तो आपको पता है अफलन को तो बढ़ावा मिलेगा ही। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? अपने प्रतिकूल मौसम की दशाएं होती हैं जो प्रभावित करती है किसको दोस्तों? फलन को। या फिर अपन लोग बोल सकते हैं यह अपने ओरचार्ड के अंदर अफलन को बढ़ावा देती है। इनके अलावा अगर अपन लोग देखें बाह्य कारक, ऐसे कौन कौन से बाहर वाले कारण हैं जो उत्पादन या फिर अफलन को बढ़ावा देते हैं? तो अगला देखिएगा, 4 नंबर पे आता है अपना रोग व कीट। रोग व कीट। अगर दोस्तों कोई भी अपना फल वृक्ष है, उसके ऊपर रोग लग गए, कीट लग गए, तो आपको पता है फिर प्रोडक्शन तो अपना कम होगा ही, कहीं ना कहीं अफलन की समस्या आएगी। तो रोग व कीट भी इसको प्रभावित करते हैं। अगर मैं बात करूं 5वें कारण की, तो आता है अपना क्या? ट्रेनिंग व प्रूनिंग। क्या आता है दोस्तों? ट्रेनिंग व प्रूनिंग। जो ओरचार्ड होता है ना दोस्तों, अगर आप उसमें जो अपना फल वृक्ष होता है उसे शुरुआती दौर में बढ़िया आकार व आकृति नहीं दोगे, यानी कि अच्छी ट्रेनिंग नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं है भाई। अगर अपन लोगों ने उसे अच्छी आकार व आकृति नहीं दी, अपने प्लांट को अपन लोगों ने डिसिप्लिन में रहना नहीं सिखाया, जिससे क्या आएगी? दिक्कत आएगी। शाखाएं जो है उनकी वृद्धि अजीब तरीके से हो जाएगी, शाखाएं बीच बीच में टूट जाएगी, तो कहीं ना कहीं बढ़ावा किसको मिलेगा दोस्तों? फलन को ही मिलेगा, अनफ्रूटफुलनेस को ही मिलेगा। अगर अपन लोगों ने ट्रेनिंग अच्छी कर ली, अब अपन लोगों ने उसकी देखभाल नहीं की, उस पर रोग लगा, कीट लगा, उन शाखाओं को नहीं काटा, या फिर अपन लोगों ने जो एक्स्ट्रा शाखाएं होती है जिनके ऊपर कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है या फिर उनके ऊपर कोई भी पुष्पन या फिर फलन नहीं होता है, उन शाखाओं को भी रखा, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पौधे का भोजन भी खराब होगा। इस वजह से यह भी कहीं ना कहीं अफलन को बढ़ाएगा। यानी कि अपन लोगों ने अगर अच्छी प्रूनिंग नहीं की तो भी अफलन की समस्या आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे थे क्या अपने सारे के सारे अपने बाह्य कारक। तो अपन लोगों ने अभी क्या पढ़ा? उदाहरण में अफलन के बाह्य कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना क्या? आंतरिक कारक। 2 नंबर पे अपन लोग पढ़ेंगे आंतरिक कारक।
इंटरनल फैक्टर, ऐसे कौन से कारक होते हैं पौधे के अंदर जो एफ फलन को बढ़ावा देते हैं? इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों अपना कौन सा? आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारक कुछ एक जेनेटिक फैक्टर होते हैं दोस्तों, जो क्या करते हैं, अपना जो फल वृक्ष होता है उसके अंदर अनफ्रूटफुलनेस को प्रमोट करते हैं या फिर एफ फलन को बढ़ावा देते हैं। इसमें सबसे पहला अगर अपन लोग देखें तो आता है क्या दोस्तों? स्व अनिश्चयता, जिसे अपन लोग असंगतता भी बोल सकते हैं या फिर सेल्फ इनकैपेबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेबिलिटी से अपन लोग बोल देते हैं। स्व अनिश्चयता क्या होती है दोस्तों? अब स्व अनिश्चयता किसे कहते हैं? जब अपन लोग किसी एक प्लांट को लगाते हैं और ये क्या है अपना द्विलिंगी है, इस पर देखो नर पुष्प भी है, मादा पुष्प भी है, इस पर नर भी है और इस पर मादा पुष्प भी है। ये जो अपना पौधा ए है इसके नर व मादा भाग है, यह जननक्षम है, यानी कि ये सेक्सुअल प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर अपन लोग बोले ये इतने प्रॉपर फर्टाइल हैं कि ये आपस में निषेचन कर सके। लेकिन फिर भी यह जो नर होता है, एक पौधे के नर पुष्प के परागण अगर उसी पौधे के मादा पुष्प की वर्तिकाकर पर जाते हैं दोस्तों तो परागण नहीं होता। ऐसी कंडीशन प्लांट बी में होगी। ये नर अच्छी तरह से उर्वर है, मादा भी उर्वर है, लेकिन दोनों फर्टाइल होते हुए भी आपस में क्या नहीं कर सकते? निषेचन नहीं कर सकते। लेकिन इनमें एक कंडीशन और बनती है, अगर प्लांट ए का जो नर पादप है इसके परागण मादा पादप बी के पास गए तो निषेचन हो जाएगा। इसी तरह अपना जो प्लांट बी है इसके परागण मादा ए प्लांट के पास आए तो इसके अंदर भी परागण हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों अपन लोग? स्व अनिश्चयता। और ये किस में पाई जाती है? अपने आंवला के अंदर अपने को देखने को मिलती है, और बहुत सारे प्लांट होते हैं उनके अंदर भी अपने को देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं स्व अनिश्चयता भी तो किसको बढ़ाती है? एफ फलन को, अनफ्रूटफुलनेस को तो प्रमोट करती है ना दोस्तों। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहला अपना रीजन क्या मिल गया अपने को? सेल्फ इनकैपेबिलिटी, स्व अनिश्चयता। अगर 2 नंबर पे बात करूं मैं अपने जेनेटिक फैक्टर की या फिर अनुवांशिक कारक की, तो 2 नंबर पे कारण आता है दोस्तों जिसका नाम है क्या? संकरीकरण। क्या दोस्तों? संकरीकरण, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए दोस्तों संकरीकरण किसे कहते हैं, इसके पहले मैं आपको बताऊंगा संकरण किसे कहते हैं। अगर मैं कभी भी प्लांट ए का और प्लांट बी का क्रॉस करवाता हूं तो प्लांट आता है कौन सा? सी। तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो अपना प्लांट ए है इसके भी थोड़े बहुत सिम्टम या फिर लक्षण प्लांट सी में आते हैं, और प्लांट बी के भी प्लांट सी के अंदर कुछ ना कुछ लक्षण आते हैं। इस प्रक्रिया को अपन लोगों ने क्या बोला? संकरण। अगर संकरण के दौरान अगर अपने प्लांट ए के अंदर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो निम्न गुणवत्ता वाले हैं, प्लांट बी के अंदर क्या है ऐसे लक्षण है जो उच्च गुणवत्ता वाले हैं, तो मैं मानता हूं सबसे पहले अडेप्ट करेगा ये कौन से? उच्च गुणवत्ता वाले लक्षण जरूर आएंगे अपने प्लांट सी में। लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है प्लांट ए के अंदर जो निम्न गुणवत्ता वाले लक्षण हैं या फिर जो निम्न गुणवत्ता वाले अपने सिम्टम हैं वो प्लांट सी में आ जाए। यानी कि जब अपन लोग 2 किस्मों का क्रॉस करवाते हैं तब कभी ना कभी जो नई किस्म बनती है उसके अंदर अपने जनकों से या फिर संकरण की प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसे लक्षण खुद के अंदर आ जाते हैं जो एफ फलन को बढ़ावा देते हैं। तो अपन लोग बोल सकते हैं अगला कारण कौन सा आ गया अपना? संकरीकरण। तो आपको दोस्तों यह भी याद रखना है, आप इसको भी याद रख सकते हो। तो तीसरा और कारक देखें अपन लोग, तीसरा आता है क्या दोस्तों? अपना बंध्यता। क्या आता है दोस्तों? बंध्यता। जो नर व मादा भाग होते हैं वह किसी आनुवंशिक व्यवधान के कारण क्या होते हैं दोस्तों? बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, जैसे कि मेल स्टेरिलिटी ले लो, नर बंध्यता। जो अपनी सोलेनेसी कुल की सब्जियां होती है, टमाटर होता है, बैंगन होता है, मिर्च होता है, उनके अंदर बंध्यता पाई जाती है, और कैसी? नर बंध्यता वगैरह। तो ये 3 मुख्य क्या आ गए अपने? आनुवंशिक कारक आ गए तो किसको प्रभावित करते हैं दोस्तों? एफ फलन को प्रभावित करते हैं। अगर अपन लोग देखें नेक्स्ट अपना कारक है आंतरिक कारक के अंदर। आंतरिक कारक में अपन लोगों ने सबसे पहले आनुवंशिक कारक पढ़ लिया, अब अपन लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका जो कारक है वो कौन सा है? आपका
कायिकी कारक। 3 नंबर कौन सा है? कायिकी कारक, फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अगर अपन लोग बात करें ऐसा कौन सा कायिकी कारक है जो अफलन को बढ़ावा देता है या फिर फलन को नियंत्रित करता है, तो वो होता है दोस्तों कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात। आपको मैं एक बात बता देना चाहूँगा, जो कोई भी एक पेड़ होता है ना, जैसे कि मान लो ये क्या है, कोई एक पेड़ है, इस पेड़ के अंदर या फिर इस पादप के अंदर जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, क्या दोस्तों, जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, तो वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए, फिर वानस्पतिक वृद्धि के लिए, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जिम्मेदार होता है, तो वो होता है अपना कौन सा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है प्लांट को सुडौल बनाता है, बढ़िया आकार व आकृति देता है और उसकी वानस्पतिक वृद्धि करता है। अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसी प्लांट के अंदर जैसे कि मान लो ये क्या है, अपना एक फल है, इसी प्लांट के अंदर फल निर्माण के लिए, किसके लिए दोस्तों, फल निर्माण, फ्रूट फॉर्मेशन के लिए अपने को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो आपको सदैव याद रखना है दोस्तों, वो कौन सा होता है, कार्बन। कार्बन जो होता है ये फलन को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है दोस्तों, फलन को बढ़ाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। कोई भी पौधा होगा अगर उसकी आकार व आकृति अच्छी होगी, बढ़िया सुडौल होगा, यानी कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होनी चाहिए, इसके लिए अच्छी होनी चाहिए। कोई भी पौधा अगर दिखने में अच्छा है, आकार व आकृति अच्छी है, वानस्पतिक वृद्धि अच्छी है, तो उसमें अगर अपने को फलन ज़्यादा चाहिए तो अपने को किसकी मात्रा चाहिए दोस्तों, ज़्यादा कार्बन की मात्रा भी चाहिए। तो आपको याद रखना है, एक आदर्श ऑर्चार्ड में, एक आदर्श ऑर्चार्ड के जो आदर्श फल वृक्ष होता है, एक आदर्श फल वृक्ष में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात कितना होना चाहिए दोस्तों, तो ये होना चाहिए 3:2। कितना होना चाहिए दोस्तों, 3:2। 3 हिस्से किसके, कार्बन के, और 2 हिस्से नाइट्रोजन के अगर अपने प्लांट के अंदर है, या 3:2 के अंदर CN रेशियो है अपने प्लांट का, तो वह एक आदर्श पौधा है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे फलन के दृष्टिकोण से। तो आपको पूछे एक आदर्श फलन के लिए कार्बन व नाइट्रोजन अनुपात कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों, 3:2। बहुत सारे फल वृक्ष ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके अंदर यह CN रेशियो क्या होता है, थोड़ा लो होता है या फिर कम होता है, तो उनके अंदर अपने अफलन की समस्या दिखाई पड़ती है। तो अपन लोग CN रेशियो बढ़ाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ, ट्रेनिंग और प्रूनिंग पढ़ाई थी तब बहुत सारी प्रूनिंग प्रैक्टिस बताई थी, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, CN रेशियो होता है ये बढ़ जाता है। एक उदाहरण के लिए छोटा छोटा मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। CN रेशियो बढ़ाने के लिए अपन लोग क्या क्या कर सकते हैं, बेंडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेंडिंग। और बेंडिंग किस में करते हैं दोस्तों, अपन लोग अमरूद में करते हैं। बेंडिंग क्या था, अमरूद की जो शाखा थी उसको अपन लोगों ने झुकाया था ताकि CN रेशियो क्या रहे, मेंटेन रहे, या फिर कार्बन व नाइट्रोजन अनुपात बढ़े। तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बेंडिंग। तो बेंडिंग भी कहीं ना कहीं CN रेशियो बढ़ाती हैं। इसके बाद अगर अपन लोग देखें दोस्तों, तो अगला क्या था, स्मजिंग, यानी कि धुआं करना। अपन लोगों ने देखा था जापान के अंदर जो फिलीपींस नाम का जो अपना जगह है, वहाँ के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। वो लोग क्या करते हैं, जो आम के फल वृक्ष होते हैं इनके नीचे जो कूड़ा करकट होता है उसको जला देते हैं। कूड़ा करकट जलाने की वजह से वहाँ से निकलता है धुआं, और धुएं के अंदर होता है कार्बन, जो कि अपने जो आम का फल वृक्ष या फिर जो अपना पेड़ होता है आम का, उसे कार्बन की मात्रा मिल जाती है। कार्बन की मात्रा मिलने से CN रेशियो जो होता है उसका बढ़ जाता है, इससे वहाँ पर फलन भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं स्मजिंग नाम की क्रिया की जाती है, किसमें दोस्तों, आम के अंदर। चलो एक लगे हाथ और बता देता हूँ दोबारा आपको याद होगा अपन लोगों ने अंगूर में पढ़ा था रिंगिंग, जिसे अपन लोग बोलते हैं साथ में ग्रिडलिंग। रिंगिंग या फिर ग्रिडलिंग नाम की भी क्रिया करते हैं अपन लोग, किसमें दोस्तों, तो वो करते हैं अपन लोग अंगूर यानी कि ग्रेप्स के अंदर करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे भी कार्बन व नाइट्रोजन अनुपात जो होता है वह मेंटेन रहता है। अगर आपको याद हो तो एक नोचिंग या फिर वी नोचिंग नाम की भी थी, ये किस में थी दोस्तों, ये थी अपने अंजीर में। निकिंग नाम की क्रिया थी, वो किस में थी, सेब में। इत्यादि क्रियाएं करते हैं अपन लोग, किसके लिए, CN रेशियो बढ़ जाए इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ भी बड़े अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं आगे। कायिकी कारक के बाद में आता है अपना अगला कारण है अपूर्ण पुष्प का बनना।
देखिएगा दोस्तों, या फिर अपन लोग देख सकते हैं पुष्प संबंधित कारक, किससे रिलेटेड है, फ्लावर संबंधित, पुष्प संबंधित कारण कौन कौन से होते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, एक प्लांट को अपन लोग दो भागों में बांटते हैं, लिंग के आधार पर या फिर फूलों के आधार पर। हेडिंग दे देते हैं अपन लोग, नेक्स्ट क्या है, अपूर्ण पुष्प का बनना, इनकम्प्लीट फ्लावर फॉर्मेशन। अब देखिएगा दोस्तों ये कैसे होता है, आपको पता होगा अपन लोग फूलों के आधार पर प्लांट को बांटते हैं दो भागों में या फिर लिंग के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है कि आपका मोनोसियस। मोनोसियस बोले तो दोस्तों इसे अपन लोग बोल सकते हैं क्या, द्विलिंगी। क्या बोल सकते हैं, द्विलिंगी। द्विलिंगी पादप किसे कहते हैं दोस्तों, एक ऐसा पादप जिस पर एक हिस्से पर तो नर पुष्प है और दूसरे हिस्से पर मादा पुष्प है। तो देखिए सामान्यतः तो इनके अंदर परागण में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक ही पौधे के ऊपर नर पुष्प है और दूसरे इसी पौधे के ऊपर क्या है, मादा पुष्प है। तो इस मेल फ्लावर के जो पोलन है वो आसानी से यहाँ तक जा सकते हैं, यानी परागण कर सकते हैं। अगर परागण हो गया तो आपको पता है निषेचन की प्रक्रिया परागण के फलस्वरूप आसानी से हो जाएगी, और निषेचन हो गया तो अब क्या होगा, अपना गैमेट फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे फल का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इनके अंदर स्व परागण की क्रिया आराम से हो सकती है। क्या हो सकता है, इनमें स्व परागण की क्रिया आसानी से हो सकती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है दोस्तों, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं स्व पराग को छोड़ते हैं अपन लोग, इनमें परागण आसानी से हो सकता है। लेकिन आपको पता है इस नर पुष्प से परागणों को मादा पुष्प तक आने के लिए कोई ना कोई वेक्टर तो चाहिएगा ना, कोई ना कोई माध्यम तो चाहिएगा। तो क्या होता है, कभी कभार वो वेक्टर अगर एब्सेंट है तो इस समस्या में आपको पता है क्या दिक्कत आएगी, अपलन की समस्या हो सकती है, यानी कि निषेचन ही नहीं होगा। अगर वेक्टर नहीं है तो परागण पॉलिनेशन ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या हो सकता है, बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटो एंड्री हो। प्रोटो एंड्री यानी कि ये जो नर भाग है यह पहले परिपक्व हो गया और मादा भाग क्या हुई, ये बाद में परिपक्व हुई। तो प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी की स्थिति में भी यहाँ पर अपलन हो सकता है। क्या पता यहाँ पर हरकोगेमी हो जाए। हरकोगेमी यानी कि इन दोनों के मध्य में कोई ऐसी बाधा आ जाए जिस वजह से परागण हो ही नहीं पाए। दोस्तों बहुत सारे कारण हैं कि मोनोसियस प्लांट के अंदर क्या हो सकता है, अपना अपलन की समस्या आ सकती है। तो आपको ये मैं समझाना चाह रहा था पुष्प के आधार पर। अगर अपन लोग बात करें ऐसे कौन कौन से मोनोसियस या फिर द्विलिंगी पादप है, तो आप लोग याद रख लेना आंवला। अब देखो आंवला है ना मोनोसियस होता है। क्या होता है दोस्तों, अपना मोनोसियस प्लांट होता है। दोबारा देखिएगा एक बार के लिए, आंवला मोनोसियस होता है, यानी कि इसके एक ही पौधे पर नर और दूसरे हिस्से पर मादा भाग स्थित होते हुए भी इसके अंदर क्या होता है, पर परागण होता है। क्या होता है दोस्तों, पर परागण होता है। या फिर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, इसके अंदर अपलन की समस्या आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि आंवला के अंदर क्या पाई जाती है, स्व अनिश्चयता, सेल्फ इनकॉपेबिलिटी पाई जाती है। तो क्या होता है, एक ही किस्म के नर व मादा दोनों जननक्षम होते हुए भी इसमें आपस में परागण नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं स्व अनिश्चयता होती है, वो अपलन को बढ़ावा देती है। तो मोनोसियस द्विलिंगी का उदाहरण आंवला है, इसमें भी अपलन की समस्या हो सकती है। और अगर अपन लोग बात करें, क्या आता है, कद्दू वर्गीय सब्जियां। कद्दू वर्गीय सब्जियां देखो दोस्तों सारी की सारी क्या है, मोनोसियस नेचर की है। किस नेचर की है, मोनोसियस नेचर की है। लेकिन इसमें भी अपने अपलन की समस्या आ जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण रहता है क्या, इसके अंदर जो सेक्स रेशियो होता है ना दोस्तों, वो अच्छा नहीं होता। इसके अंदर दोस्तों जो सेक्स रेशियो होता है ना, वो होता है कितना, अपना 15:1, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं 25 से 30:1। इसमें 15 और यहाँ पर 25 से 30 क्या होते हैं दोस्तों, नर पुष्प होते हैं। और एक ही पुष्प कैसा होता है, अपना केवल और केवल है मादा पुष्प होता है। इस वजह से इसके अंदर भी अपने को अपलन की समस्या देखने को मिल सकती है। और अगर अपन लोग मोनोसिस या द्विलिंगी के उदाहरण देखें तो क्या आता है दोस्तों, नारियल की बोनी किसमें, और अपन लोग यहाँ लिख देते हैं नारियल की बोनी किसमें, इनमें भी अपलन की समस्या हो सकती है। तो आप याद रख सकते हो मोनोसियस या द्विलिंगी के अंदर भी अपलन की समस्या आ जाती है। इनके पीछे इनको अपलन को प्रमोट करने वाले कोई ना कोई कारण प्रेजेंट होंगे।
नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें तो अपना आता है क्या, डायोसिस। क्या आता है दोस्तों 2 नंबर पे, डायोसिस प्लांट आ जाता है, डायोसियस। अब देखो दोस्तों डायोसियस में सीधा सीधा ही दिख रहा है अपने को, यानी कि एक लिंगी। डायोसियस किसे कहते हैं दोस्तों, एक लिंगी को कहते हैं। अगर कोई भी प्लांट अपना डायोसियस है, यानी कि उस एक प्लांट के ऊपर एक ही सेक्स फ्लावर प्रेजेंट है, ये मादा आ गई, इस साइड मादा आ गई। जैसे कि प्लांट बी और प्लांट ए में देखें अपन लोग हैं, प्लांट ए के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नर पुष्प है और बी के ऊपर मादा पुष्प है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं ए फलन तो बढ़ेगा ही, इसके बाद मादा पुष्प है ही नहीं, तो इसके ऊपर फल आएंगे नहीं। क्या नहीं आएंगे दोस्तों, इस पर तो फल आएंगे नहीं। दूसरा अगर अपन लोग देखें प्लांट बी, इसके ऊपर चलो ठीक है फल तो आ जाएंगे, मादा जो पुष्प होते हैं वो आगे फलों में बढ़ जाते हैं, बट बदल जाते हैं। लेकिन अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पर कम से कम नर तो होना था ना, अपना मेल फ्लावर तो होना था, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर परागण होता है, परागण के बाद निषेचन होता है और फिर कहीं ना कहीं फल निर्माण अपना शुरू हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में अपने को ए फलन की समस्या देखने को मिलती है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ भी डायोसियस, डायोसियस के उदाहरण क्या होते हैं, तो इसके उदाहरण होते हैं क्या दोस्तों, एक तो होता है पपीता, दूसरा होता है अपना क्या, खजूर, यानी कि डेट पाम। ये दोनों डायोसियस नेचर के होते हैं। इन दोनों के अंदर भयंकर समस्या होती है दोस्तों, किसकी, ए फलन की, अनफ्रूटफुलनेस की। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, इसके लिए कुछ समाधान अपनाते हैं। जैसे समाधान मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बात करें पपीता की, यानी कि केरिका पपाया, अपन लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 10:1 में क्या लगा सकते हैं, पादप लगा सकते हैं, जिसमें 10 हिस्से होंगे दोस्तों किसके, मादा के, और 1 हिस्सा होगा किसका, नर का। तो कहीं ना कहीं अपन लोग यह सेक्स रेशियो या फिर नर व मादा अनुपात अगर अपन लोग अपनाएंगे पपीता में, तो ए फलन की समस्या से बच जाएंगे। अगर दोस्तों आगे बात करूं मैं, और आगे बात तो क्या करूं भाई, ये क्या ही हो गया। देखिए दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं, जो खजूर होता है दोस्तों, उसमें ए फलन की समस्या से बचने के लिए आपको पता है खजूर की लिए कहावत होती है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगी अति दूर। तो वही बात है भाई, अपना खजूर का जो प्लांट होता है वो बहुत बड़ा होता है और ये डायोसियस नेचर यानी कि एक लिंगी प्रकृति का होता है। इसका जो एक वृक्ष होता है उसके ऊपर या तो नर अपने पुष्प आएंगे या फिर क्या आएगा दोस्तों, मादा पुष्प आएंगे। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, इसमें ए फलन की समस्या से बचने के लिए अपन लोग एक प्रक्रिया अपनाते हैं, उसे अपन लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, हैंड पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, हैंड पोलिनेशन। हैंड पोलिनेशन यानी कि हस्त परागण, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हस्त परागण। तो आपको याद रखना है खजूर में ए फलन की समस्या से बचने के लिए अपन लोग हैंड पोलिनेशन अपनाते हैं और पपीता के अंदर सेक्स रेशियो काम में लेते हैं। अगर आप लोग ये सेक्स रेशियो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हो, यानी कि किसान आपको ही पता है दोस्तों आजकल पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो इतना अच्छा सेक्स रेशियो मेंटेन नहीं कर पाएगा पपीता के ओरचार्ड में। तो दूसरा उपाय क्या होता है दोस्तों, उसके बाद सेकंड उपाय होता है वह गाइनोडायोसिस किस्मों का उपयोग करें। गाइनोडायोसिस, जब नहीं गाइनोडायोसिस वेराइटियाँ होती हैं उनका वह उपयोग कर सकता है। उसके अंदर न तो उसे एक्स्ट्रा बीज की जरूरत है, न ही सेक्स रेशियो की जरूरत है। कैसे नहीं है दोस्तों, देखिएगा गाइनोडायोसिस किस्मों की खास बात क्या होती है, इनके अंदर एक ही पौधे पर अलग अलग पौधों पर मादा प्लस उभयलिंगी, मादा प्लस उभयलिंगी पुष्प आते हैं। यानी कि एक पौधा तो ऐसा होगा जिसके ऊपर क्या आएंगे, मादा पुष्प आएंगे। दूसरा पौधा ऐसा होगा जिसके ऊपर एक ही पुष्प में नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा। तो पादप ए और पादप बी दोनों के अंदर मादा भाग है, एक के बाद यहाँ पर नर भाग है। इस नर ने यहाँ क्या कर दिया, निषेचन कर दिया, परागण की प्रक्रिया कर दी, इसने यहाँ भी कर दी। तो कहीं ना कहीं गाइनोडायोसिस जो किस्में होती हैं इनके अंदर अपने को सेक्स रेशियो मेंटेन रखने की जरूरत है नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं अपन लोग ए फलन की समस्या से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग चलते हैं कहाँ, आगे। अगर मैं आपको आगे बताना चाहूँ तो आगे आप लोग याद रख सकते हो अगला कारण, अपूर्ण पुष्प बनने के अलावा कौन कौन से कारण हैं, तो आप याद रखिएगा। अगला कारण आता है अपना विषम वृत्ति कागर।
हेटेरोस्टाइली जिसे अपन लोग बोलते हैं, विषमवर्तिकागर। विषमवर्तिकागर बोले तो हेटेरोस्टाइली। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या अपन लोग हैं हेटेरोस्टाइली किसे कहते हैं। विषमवर्तिकागर या फिर हेटेरोस्टाइली आपको नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि जो वर्तिकागर है दोस्तों उसकी ऊंचाई क्या होती है, असमान होती है। इसकी परिभाषा क्या हुई, वर्तिकागर की ऊंचाई असमान होना। वर्तिकागर की ऊंचाई असमान होना, असमान होना। तो यह जो अपना मैकेनिज्म है यह भी कहीं ना कहीं अफलन की समस्या को बढ़ावा देगा। कैसे देगा इसको समझिएगा। जैसे कि अपना ये कोई एक फूल है, इसके ऊपर ये क्या था अपना एक थोड़ा चित्र बनाने में दोस्तों मैं ऐसा ही हूँ, अच्छा नहीं हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। ये क्या था अपना, एक बार के लिए मान लेते हैं अपन लोग मादा भाग था, और ये क्या था अपना मेल पार्ट, यानी क्या था नर भाग था। अब देखिएगा दोस्तों, अगर इन दोनों की ऊंचाई क्या हो, समान हो, आपको पता है इसके परागण यहाँ पर आसानी से आ जाएंगे। अब क्या दिक्कत है, अभी देखिए आप जो पुंकेसर है इसकी लंबाई क्या है दोस्तों, थोड़ी ज़्यादा है। इसे मैं थोड़ा और सही से बना देता हूँ। यहाँ इस कंडीशन में पुंकेसर की लंबाई क्या है दोस्तों, कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, जो अपना एंथर है या फिर पुंकेसर है इसकी जो लंबाई है वो क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। अपन लोग बोल सकते हैं ये क्या है, छोटी वर्तिकागर है, तो इसके अंदर क्या होगी दोस्तों, अच्छे से परागण नहीं हो पाएगा और अफलन की समस्या रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, क्या पता भाई अपनी जो वर्तिकागर है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है अपनी, कंडीशन नंबर 1 तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो वर्तिकागर है इसी की लंबाई क्या हो जाए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो जाए, और पुंकेसर भैया अपने क्या रह जाएं, नीचे रह जाएं। अगली कंडीशन देखिए, यहाँ पर क्या है, पुंकेसर की जो लंबाई है वो क्या है, कम है, और वर्तिकागर की क्या है, ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, अपना अफलन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे अपन लोग समझ पा रहे हैं, अगर अपने प्लांट के मेल और फीमेल पार्ट दोनों इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको पता है दोस्तों अच्छे से पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये क्या था आपका विषमवर्तिकागर। अब विषमवर्तिकागर के उदाहरण क्या क्या होते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं। तो उदाहरण आप लोग मुख्य रूप से याद रख लेना इसके, चीकू, लीची, अनार, बैंगन, इन सब में क्या पाई जाती है दोस्तों, अपनी हेटेरोस्टाइली पाई जाती है। और बैंगन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो कि मैं आपको वापस से मेंशन कर देता हूँ। ब्रिंजल में पूछा जाता है किस तरह की वर्तिकागर पर सर्वाधिक फलन होता है। बैंगन में सर्वाधिक फलन किस तरह की वर्तिकागर पर होता है दोस्तों, तो वो किस तरह की वर्तिकागर पर होता है, वह लंबी वर्तिकागर पर, लॉन्ग स्टाइलेट। लंबी वर्तिकागर पर क्या होता है दोस्तों, सर्वाधिक फलन होता है, वो भी किसमें दोस्तों, बैंगन के अंदर, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये क्या था दोस्तों, आपका नेक्स्ट रीजन था जिसे अपन लोगों ने कैसे डिफाइन किया, विषम वर्तिकागर के रूप में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना रीजन आता है या फिर नेक्स्ट अपना कारक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, भिन्न काल परिपक्वता, जिसे अपन लोग डाइकोगेमी भी बोलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट आता है अपना क्या, भिन्न काल परिपक्वता, परिपक्वता जिसे अपन लोग इंग्लिश में डाइकोगेमी भी बोल सकते हैं। डाइकोगेमी, डाइकोगेमी बोले तो भिन्न काल परिपक्वता। देखते हैं किसे बोलते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, अपना जो एक प्लांट होता है उसके आपको पता है उसके ऊपर क्या होते हैं, अपने जो नर व मादा भाग होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, नर प्लस मादा भाग होते हैं, यानी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। उनका जो परिपक्वता का या फिर मैच्योरिटी का टाइम होता है ना, परिपक्वता का समय, वो क्या होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है
भिन्न भिन्न होता है या फिर अलग होता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों अपन लोग? भिन्नकाल परिपक्वता। किसे कहेंगे? एक जो पादप है उसके ऊपर मान लो ये क्या है अपना नर भाग और ये क्या है मादा भाग है। अगर इन दोनों का परिपक्व या फिर मैच्योरिटी टाइम सेम है, ये दोनों एक टाइम पर ही जवान हो रहे हैं, तो आपस में क्या कर पाएंगे दोस्तों? आसानी से फर्टिलाइजेशन या फिर पोलिनेशन कर पाएंगे। इस कंडीशन में आराम से परागण हो जाएगा और निषेचन भी अच्छा हो जाएगा, फल निर्माण भी अपना बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कभी कभार क्या होता है दोस्तों, ये जो नर भाग है यह पहले परिपक्व हो गया और मादा भाग क्या हुआ बाद में परिपक्व हुआ, तो इस कंडीशन में अपने को अफलन की समस्या देखने को मिलती है। कभी कभार ये होता है जो फीमेल पार्ट जो अपना मादा भाग होता है यह पहले परिपक्व हो जाते हैं, नर भाग बाद में परिपक्व होता है। इनको अपन लोग अलग अलग नाम दे देते हैं दोस्तों। देखते हैं भिन्न काल परिपक्वता या फिर डाइकोगेमी किसे कहते हैं। इसे अपन लोग कितने भागों में बांटते हैं? इसे अपन लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग आता है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री और दूसरा होता है क्या दोस्तों? प्रोटोगाइनी। गायनी और गायनी से याद रखना, गाय और गाय क्या होती है दोस्तों? फीमेल। गायनी से क्या याद रखेंगे? गाय और गाय क्या होती है अपनी? फीमेल। अगर मैं बात करूं प्रोटोएंड्री जो कि भिन्न काल परिपक्वता का उदाहरण होता है या फिर एक प्रकार होता है, तो प्रोटोएंड्री में क्या होता है दोस्तों? जो प्रो यानी कि नर होता है ना, ये पहले परिपक्व होता है और जो मादा होती है ये बाद में परिपक्व होती है। जबकि प्रोटोगाइनी में जो मादा भाग होता है यह पहले परिपक्व होता है और जो नर भाग होता है यह बाद में परिपक्व होता है। तो ये दोनों कंडीशन आ गई आपके सामने। प्रोटोएंड्री में नर भाग पहले परिपक्व है, प्रोटोगाइनी में मादा भाग पहले परिपक्व है। तो यहाँ पर अपने मुख्य क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोटोएंड्री के उदाहरण क्या क्या है। अगर मैं बात करूं दोस्तों किसके उदाहरण की? प्रोटोएंड्री के उदाहरण की, तो आपको याद रखना है जो अखरोट होता है ना दोस्तों, अखरोट। दूसरा कौन सा दोस्तों? सीताफल। इन दोनों के अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों? अपनी प्रोटोएंड्री पाई जाती है। जो प्याज होता है, जो गाजर होती है, इनके अंदर भी जो मक्का होता है, इन सब में क्या पाई जाती है दोस्तों? प्रोटोएंड्री पाई जाती है। किस किस में? अगर मैं दोबारा आपको बताऊं तो आप लोग याद रख सकते हो, सीताफल, अखरोट, गाजर, प्याज और मक्का, इन सब में क्या होता है दोस्तों? प्रोटोएंड्री पाई जाती है। तो दोस्तों आप लोग याद रख लोगे अच्छे से इसको। अब अपन लोग चलते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्या? प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी क्या होती है दोस्तों? मादा भाग पहले परिपक्व हो गया। और अगर अपन लोग देखें इसके क्या उदाहरण है, तो इसमें उदाहरण आपके जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोनों उदाहरण में अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले याद रखना कोल क्रॉप। कोल क्रॉप यानी कि जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती है उनमें प्रोटोगाइनी होती है। ओकरा यानी कि भिंडी। इन दोनों को इंग्लिश में इस जानबूझ के लिखा है मैंने दोस्तों, ताकि तुम लोग इसे थोड़ा ध्यान से याद रख सको। बाकी अपना जो अनार होता है और जो चीकू होता है, इनके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों? तो इनके अंदर क्या पाई जाती है? प्रोटोगाइनी पाई जाती है। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से या नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कारक आता है दोस्तों अपना, जिसका नाम है क्या दोस्तों? प्राग नपुंसकता। नेक्स्ट कारण देखिएगा क्या रहेगा? पोलन इम्पोर्टेंस। प्राग नपुंसकता। अब देखो भी, अगर प्रागण ही फर्टाइल है या फिर प्रागण ही नपुंसक है तो आपको पता है अपदन की समस्या होगी। तो इसका उदाहरण क्या होता है दोस्तों? अंगूर की कुछ किस्में होती है दोस्तों, अंगूर की कुछ किस्में होती है जिसके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों? प्राग नपुंसकता पाई जाती है। अगला आता है दोस्तों एम्ब्रियो अबॉर्शन। एम्ब्रियो अबॉर्शन या फिर अपन लोग बोल सकते हैं इसे हिंदी में
घूर्णपात। देखिए दोस्तों, घूर्णपात किस में होता है, तो यह अपना सेब में देखने को अपने को मिलता है। चलो दोस्तों, यहीं पर एक बात और बता देता हूँ, पराग नपुंसकता या फिर पराग बंध्यता और किस में होती है, तो याद रख लेना, पराग बंध्यता किस में होती है, अपना जो बेर होता है ना दोस्तों, इसमें पराग बंध्यता पाई जाती है। तो आप इस बात को भी याद रख लेना। अगर अपन लोग दोस्तों आगे देखें तो अपने यहाँ पर उदाहरण विज्ञान में अफलन के जितने भी कारण थे सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, कंप्लीट होते हैं। अब अपन लोग आगे बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी